मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप कुमार शर्मा। आज स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में अभी तक अपन ने रासायनिक बंध के बारे में पढ़ा। रासायनिक बंध के बारे में उसके टाइप्स पढ़े। टाइप्स में सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध व उपसहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज अपन आणविक कक्षकों के आधार पर सहसंयोजक बंध कैसे होता है, कैसे बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, अलग अलग तरीके से बंध कैसे बनेंगे, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो आणविक कक्षकों के आधार पर सहसंयोजक बंध अपने परिभाषा देखी थी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इससे बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो आणविक कक्षकों के आधार पर सहसंयोजक बंध कैसे होगा, तो किसी भी परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक, जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों अयुग्मित होते हैं, और तो चारों ही अलग अलग कक्षक में होते हैं, ठीक है। तो चारों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के साथ जुड़कर जो अतिव्यापन करता है और अतिव्यापन से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। आणविक कक्षकों के आधार पर सहसंयोजक बंध। परमाणुवीय कक्षक थे हाइड्रोजन परमाणु का कक्षक, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कार्बन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में अतिव्यापन करके बंधित युग्म बना रहे, दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तभी जाके अट्रैक्ट होंगे और आपस में बंध बनाएंगे। तो ये जो बंध बना, ये कहलाएगा सहसंयोजक बंध। तो समझ में आया है कि कार्बन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो दोनों आपस में विपरीत चक्रण द्वारा, अगर समान चक्रण मतलब इस दोनों की स्पिन एक जैसी रही तो ये कभी अतिव्यापित हो ही नहीं पाएंगे, और दोनों विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में अतिव्यापित होकर सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, मिटा दो इसे, डेफिनेशन लिख सकते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है। आणविक कक्षकों के आधार पर सहसंयोजक बंध का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षक होंगे, वो दोनों परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाएंगे, और आणविक कक्षक क्या करेंगे, अतिव्यापन द्वारा आणविक कक्षक बने, परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन द्वारा आपस में अतिव्यापित होकर परमाणुवीय कक्षक से आणविक कक्षक का निर्माण होते हैं। जैसे अपन ने बात की कार्बन के चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से अतिव्यापित होकर मीथेन का निर्माण करते हैं, तो इसे लिख लीजिए इसे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये वाला जो बंध होगा, इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग है, ये कहलाएगी सहसंयोजक बंध। ठीक है, लिख लिया इसे। तो सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिग्मा बंध, दूसरा होता है पाई बंध। सहसंयोजक बंध के सहसंयोजक बंध के प्रकार। तो सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला
सिग्मा बंध, इसे सब जानते हैं, और दूसरा है पाई बंध। सिग्मा बंध और पाई बंध डेफिनेशन बताता हूं। किसी कक्षक में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के आपस में अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। तो किसी कक्षक में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, इसी तरह पाई बंध क्या होगा? इसी तरह पाई बंध तो किसी कक्षक में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहेंगे। तो लिखते हैं किसी कक्षक में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन के अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहते हैं। तो समझ में आया कि अगर किसी कक्षक में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और उनका अतिव्यापन होगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अतिव्यापन होने से बने बंध को क्या बोलेंगे? सिग्मा बंध कहेंगे। और पाई इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहेंगे। तो सिग्मा और पाई बंध की समझ में आया। सिग्मा और पाई बंध के बाद अब इसके बारे में बात करते हैं, इन दोनों में अलग अलग अंतर क्या है। तो इन दोनों को समझने के लिए अपन इसको अंतर से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है और दोनों किस तरह की प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं बंध बनने के बाद। तो पहला है सिग्मा व पाई बंध और दूसरा है सिग्मा बंध। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर क्या है, इससे अपन अच्छे से समझ सकते हैं। सिग्मा बंध क्या होता है? किसी कक्षक में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध और पाई इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहते हैं। तो पहले बात करते हैं सिग्मा बंध बनते कैसे हैं। सिग्मा बंध कहते हैं यदि कक्षकों का अतिव्यापन नाभिकीय अक्ष पर हो, न्यूक्लियर एक्सिस नाभिकीय अक्ष पर हो, तो उससे बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। उससे बने बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंध कहते हैं। यदि इसमें देखते हो, इसमें क्या हो रहा है? नाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है। यदि कक्षकों का अतिव्यापन नाभिकीय अक्ष के समानांतर हो, तो उसे पाई बंध कहते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए सिग्मा बंध में? अब अतिव्यापन कैसा होता है? नाभिकीय अक्ष पर हो। तो देखो सिग्मा बंध में कक्षकों का अतिव्यापन
समाक्षीय होता है, जैसे एस कक्षक, एस कक्षक अतिव्यापन, एस कक्षक, एसपी कक्षक, पीपी कक्षक। तो देखिए एस कक्षक, एस कक्षक का आकार होता है गोलाकार, एस कक्षक का आकार होता है गोलाकार। जब दो गोलाकार कक्षक आपस में मिलकर एक ही एक्सिस पर, न्यूक्लियर एक्सिस पर अतिव्यापित होते हैं, तो इस अतिव्यापन से बने बंध को, इस अतिव्यापन से बने बंध को सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अपन बात कर सकते हैं, इसे मिटा देता हूँ, हाँ इसे मिटा देता हूँ। एसएस अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन तथा पीपी कक्षक अतिव्यापन से समाक्षी अतिव्यापन से बने बंध को अपन सिग्मा बंध कहेंगे। तो इसमें बात करते हैं पाई बंध में। पाई बंध में क्या होगा, जैसे इसके अपोजिट होगा। पाई बंध में कक्षकों का अतिव्यापन, पाई बंध में कक्षकों का अतिव्यापन, पाई बंध में कक्षकों का अतिव्यापन समपार्श्वीय समपार्श्वीय होता है, समपार्श्वीय होता है, जैसे पीपी समपार्श्वीय, समपार्श्वीय पीपी समपार्श्वीय अतिव्यापन। तो एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के समानांतर अतिव्यापन इस तरीके से अतिव्यापित होते हैं। तो इस अतिव्यापन से बने बंध को पाई बंध कहते हैं। ठीक है, लिखो इसे। बात करते हैं नेक्स्ट तीसरे अंतर के बारे में। सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है और पाई बंध एक दुर्बल बंध होता है। सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है, सिग्मा बंध एक प्रबल बंध होता है, प्रबल बंध होता है, जबकि पाई बंध एक दुर्बल बंध होता है। पाई बंध एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में समझाता हूं, पहले एक लाइन लिखते थे। सिग्मा बंध अकेला या एकल बंध होता है। सिग्मा बंध अकेला या एकल बंध होता है। पाई बंध कभी भी अकेला नहीं बनता है, अकेला नहीं बनता है। उसके साथ सिग्मा बंध भी बनता है। तो देखो, अब मैं इस टॉपिक से इसके बारे में बताता हूं कि सिग्मा बंध अगर अकेला बंध है, सिग्मा बंध मान लो कि ये सिग्मा बंध है, तो इसको रोटेट करते जाए तो इजीली ये रोटेट होता जाएगा। लेकिन जैसे ही अब अगर पाई बंध की बात की जाए तो पाई बंध कभी अकेला नहीं बनता, तो इसके साथ सिग्मा बंध है। पाई बंध ऐसा है, जब इसको रोटेट करेंगे तो इजीली थोड़ी देर में अगर एक रोटेशन या दूसरे रोटेशन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसकी वजह से ये दुर्बल बंध होता है, और जबकि ये प्रबल होता है, क्योंकि ये एकल होने की वजह से इसको इजीली रोटेट किया जा सकता है। जबकि डबल होने की, ये पाई बंध डबल होते हैं, मतलब इसके साथ एक और सिग्मा बंध बनता है, जिसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि
ये प्रबल होता है तो क्यों? तो सिग्मा बंध प्रबल होता है क्योंकि सिग्मा बंध प्रबल बंध होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित होती है जबकि पाई बंध दुर्बल बंध है। पाई बंध दुर्बल बंध है क्योंकि उसकी ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित नहीं होती है तथा दो भागों में विभक्त होती है। तो अपन ने पहला अंतर पढ़ा था कि सिग्मा बंध में नाभिक के अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन नाभिक के अक्ष पर होता है, जबकि पाई बंध में नाभिक के अक्ष पर ना होकर नाभिक के अक्ष के समानांतर या पैरेलल अतिव्यापन होता है। तो इसको अपन एग्जांपल के तौर देखते हैं अच्छे से। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में, सिग्मा बंध और पाई बंध बन कैसे रहे, तो देखो इसको पूरा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर एसएस कक्षकों का अतिव्यापन हो, एसएस कक्षक अतिव्यापन से बने बंध, तो एस कक्षक गोलाकार होता है। एक एस कक्षक, दोनों एसएस कक्षक आपस में जब अतिव्यापित होंगे तो ये चारों ओर से गोलाकार है, तो इसका कोई सी भी जगह से एक्सिस हो सकती है। तो एक ये न्यूक्लियर एक्सिस पर अतिव्यापित होता है। इस एक्सिस पर अतिव्यापन करने पर इस अतिव्यापन से बने बंध, दोनों परमाणुविक कक्षक आपस में मिलकर अतिव्यापित होकर जो बंध बनाएंगे, ये वाला जो बंध बना हुआ है ये कहलाएगा सिग्मा बंध। इसी तरह एसपी कक्षक अतिव्यापन, एक एस कक्षक तथा पी कक्षक का आकार डबलाकार होता है। ये दोनों न्यूक्लियर एक्सिस, इसी एक्सिस पर अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, जबकि पाई बंध में क्या होगा कि पी कक्षक, जब दो पी कक्षकों के समानांतर, ये है एक्सिस रोटेशन, इसके समानांतर जब ये दोनों आपस में अतिव्यापित करेंगे तो ये दोनों अतिव्यापित ऐसे होंगे। इस अतिव्यापन को कहते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। इस वाले अतिव्यापन को, इस अतिव्यापन से बने बंध को, ये इसकी एनर्जी दो भागों में विभक्त है। यहाँ से भी यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है। इसकी वजह से पाई बॉन्ड को हमेशा अपन डबल लिखते हैं। इस अतिव्यापन से, इसकी वजह से ये दोनों सेंटर वाले एक्सिस है, सेंटर वाले जो लोब्स है वो आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं, इसलिए इसके बीच में एक सिग्मा बंध भी बनता है, जिसको पाई बंध में कभी भी अकेला नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ सिग्मा बंध बनता है, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस पर भी ये आपस में अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तो इस समपार्श्विक अतिव्यापन से बने बंध को क्या बोलेंगे, पाई बंध। ठीक है। पी कक्षक अतिव्यापन, कभी भी ध्यान रखना कि एस और एस कक्षक में, एसएस कक्षक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। अब इसकी प्रबलता की बात करें तो एस और पी कक्षक में बात करते हैं। एस और पी कक्षकों का अतिव्यापन एक ही साइड पे, तो उनकी ऊर्जा
एक स्थान पर केंद्रित है, जबकि पाई बंध में क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ पे भी केंद्रित है और यहाँ पे भी केंद्रित है। तो ये दो भागों में विभक्त होने की वजह से अगर दो चीजों को आपस में लेकर रोटेट करेंगे तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा, दुर्बल होता है और इसकी एनर्जी ज्यादा हाई होती है। कभी भी ध्यान रखना, स्टेबिलिटी जब भी ज्यादा होगी कंपाउंड या किसी भी चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका दुर्बल बंध है, दुर्बल बंध होगी तो क्या होगा, इसकी स्थायित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो सिग्मा बंध और पाई बंध समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अपन संकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा 11th-12th में, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की अवधारणा मतलब संकरण टॉपिक, संकरण के बारे में सबसे पहले बताया था पॉलिंग ने 1931 में। संकरण को सबसे पहले बताया पॉलिंग ने 1931 में। तो पॉलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा दी। संकरण में इसने ये कहा कि दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व असमान आकार वाले कक्षक, समान ऊर्जा व असमान आकार वाले कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर, आपस में मिलकर उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और उन कक्षकों को नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा व आकार दोनों ही समान है, उन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को अपन संकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो देखो लिख देते हैं संकरण की परिभाषा, दो या दो से अधिक कक्षक, दो या दो से अधिक कक्षक, दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व असमान आकार वाले कक्षक मिलकर उतने ही नए समान ऊर्जा व समान आकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। संकरित कक्षक कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व असमान आकार वाले कक्षक, जैसे एस कक्षक गोलाकार होता है और पी कक्षक डबलाकार होता है, असमान कक्षक ऊर्जा असमान आकार वाले कक्षक मिलकर उतने ही नए, जितने कक्षक मिल रहे हैं उतने ही नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इससे बने नए जो कक्षक बने हैं, इनसे नए कक्षकों को संकरित कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस प्रोसेस को संकरण को या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, समझ लिया, लिख लो इसको कि दो या दो से अधिक समान ऊर्जा व असमान आकार वाले कक्षक मिलकर उतने ही नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण की प्रॉपर्टीज भी लिख देते हैं। संकरण क्या होता है? संकरण के गुण, संकरण के गुण, संकरण के गुण, संकरण के गुण, प्रॉपर्टीज। यह संकरण से बने बंध
संकरण से बने बंध दिशात्मक होते हैं, प्रभावी अतिव्यापन करते हैं तथा प्रबल बंध बनाते हैं, और बंध बनाते समय ऊर्जा निकलती है। ठीक है। संकरण से बने बंध दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक इस दिशा में बने तो इसी दिशा में बनेंगे। प्रभावी अतिव्यापन करते हैं, संकरण जब भी होगा तो दो कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होगा, वो इतना प्रभावी होगा जिससे बने बंध प्रबल होंगे और प्रबल बंध बनने के समय ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये लिख लिया। अब संकरण के बारे में, संकरण के प्रकारों के बारे में समझेंगे। संकरण तीन प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अपन, sp3, sp2 और sp। संकरण के तीन प्रकार। संकरण के प्रकार। पहला sp3 संकरण। sp3 संकरण नाम से ही पता चल रहा है कि इसका एक कक्षक तथा तीन कक्षक आपस में मिलकर चार नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। तो लिखें, s का एक कक्षक तथा p के तीन कक्षक, s का एक कक्षक तथा p के तीन कक्षक मिलकर चार नए समान ऊर्जा व आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें निर्माण करते हैं sp3 संकरित कक्षक कहते हैं। sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। तो ऐसे कक्षक हो अतिव्यापन जिसमें s का एक कक्षक तथा p के तीन कक्षक आपस में मिलकर चार नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें sp3 संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को sp3 संकरण कहते हैं। तो इसको अपन समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का। इसको समझने के लिए मिटा दूं सेम है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का। मेथेन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मेथेन क्या होता है जिसके बारे में। तो sp3 संकरण में एग्जाम्पल लिया अपन ने मेथेन, मैथेन मतलब CH4। तो CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और उसके बाह्यतम कोश में इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p2। तो इसको कक्षों में विराजमान कर देते हैं अपन। जो कक्षों में विराजमान किया अपन ने, तो 2 तो sp2s2 के और 2 p के। तो
पी एक्स, पी वाई, पी जेड और एस कक्षक। ठीक है, एस का एक और पी के 3 कक्षकों। लेकिन अभी यहाँ तक देखो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ उपस्थित है, तो यहाँ पे तो दोनों युग्मित है, मतलब दोनों युग्मित है, कपलिंग वाले हैं, और यह दोनों अयुग्मित है। तो एस 3 कक्षकों में अतिव्यापन, मतलब 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, एस का 1 और पी के 2। लेकिन जब इस कार्बन को एनर्जी दी जाएगी, इसको उत्तेजित अवस्था में लाया जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव होगा। इलेक्ट्रॉन मूव होते ही ये किस में चला जाएगा, जहाँ पे भी खाली स्थान होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद ये युग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन या कपलिंग इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा, जहाँ पे भी इसको स्पेस मिलेगा वहाँ जाके स्टेबल हो जाएगा, तो पीजेड ऑर्बिटल में ही चला जाएगा। जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन के पास 4 युग्मित कक्षक है, 1 एस का, 3 पी के। ये तीनों ही, ये चारों ही हाइड्रोजन परमाणु के साथ अतिव्यापित होकर sp3 संकरण दर्शाते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ एक एक हाइड्रोजन परमाणु आ जाएंगे, ये चारों कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर बंध बनाएंगे, जिसकी वजह से sp3 संकरण होगा। तो देखो ये तो हो गया sp3 संकरण दिखा रहा है। तो कैसे हो रहा है sp3 संकरण, तो देखो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों ही क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चारों ही अयुग्मित होते हैं, चारों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, और चारों ही हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अतिव्यापित होकर 4 हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चारों ही अलग अलग जगह जाके जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, CH4 बनेगा। पहला हाइड्रोजन परमाणु कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो आपस में युग्मित होकर बंध बनाएंगे, और ये बंध कहलाएगा सहसंयोजक बंध। ये कहलाएगा सहसंयोजक बंध। तो अतिव्यापन किसका होगा, कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स है, एस का 1 और पी के 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में हाइड्रोजन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ कपलिंग करके इससे क्या बनाएंगे, एक बंध बनाएंगे। ये जो बंध कहलाएगा सहसंयोजक बंध। और जितने भी अपन ने बात की सहसंयोजक बंध के 2 प्रकार पढ़े थे बंधों के, अपन सिग्मा और पाई बंध। तो यहाँ पे कौन कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, एस और पी कक्षक अतिव्यापन, और एस पी कक्षक अतिव्यापन से कौन सा बंध फॉर्म होगा, सिग्मा बंध बनेगा, क्योंकि ये नाभिक के एक्सिस पर अतिव्यापित हो रहे हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अब sp2 संकरण के बारे में। sp2 संकरण, sp2 संकरण जैसे पहले अपन sp3 जैसा ही है। s का एक कक्षक तथा p के 2 कक्षक आपस में मिलकर 3 नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया से बने बंध को, मतलब इस प्रक्रिया से बने संकरण को अपन sp2 संकरण कहेंगे। तो पहला तो अपन sp3 पढ़ लिया, सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं अपन sp2 संकरण। sp2 संकरण, s का एक कक्षक व p के 2 कक्षक आपस में मिलकर या अतिव्यापित होकर, यहाँ पे अतिव्यापित वर्ड भी लिख सकते हैं, मिलकर 3 नए समान ऊर्जा व आकार वाले कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें sp2 संकरण कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, s का एक कक्षक और p के 2 कक्षक आपस में मिलकर संकरित होकर क्या बना रहे हैं,
sp2 संकरण करें। तो देखो पहले अपन ने कार्बन को उत्तेजित अवस्था में लेकर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में मूव कराया, जहाँ पे भी खाली स्थान था वहां जाके वो pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव हो गया था। लेकिन sp2 में कार्बन क्या एक सेंट्रल एटम है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं अपन एथाइन या एथीन। एग्जाम्पल लिया अपन ने एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। दो कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो कार्बन के बायतम कोश में वही होता है 1s 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन का सेंट्रल एटम बनाते हैं। जहां जाए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वहां हाइड्रोजन अतिव्यापित हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों आपस में अतिव्यापित होकर क्या बनाएंगे? पाई बंध का निर्माण करेंगे। पाई बंध का निर्माण करेंगे। और कितने कार्बन देखो, एस का एक कक्षक और पी के दो कक्षक आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं। एस का एक, पी के दो कक्षक आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं, जिससे इस प्रक्रिया को क्या बनेंगे? sp2 संकरण। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके डायग्राम को अपन अच्छे से समझते हैं। ये समझ लिया आपने, इसको देख लेना आप। ठीक है, CH2 का डायग्राम बनाते हैं अपन। कार्बन एक सेंट्रल एटम है, ठीक है। यह हाइड्रोजन या कार्बन के एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले, ठीक है। पहले ये हाइड्रोजन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं अपन। ये दोनों जब भी पाई बंध बनेगा तो इसके बीच में सिग्मा बंध बनेगा। ये जो बन रहा है ये बंध होगा सिग्मा बंध, ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। कार्बन के s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ है एक ही ऑर्बिटल में, px ऑर्बिटल में, py_sp, ठीक है। चलो बाद में बताएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में अतिव्यापित होकर क्या बना रहे हैं? पाई बंध का निर्माण कर रहे हैं। और पाई बंध का निर्माण कैसे कर रहे हैं? ये दोनों समपार्श्वी अतिव्यापन दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन अपना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना देगा, और वो बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध, और सिग्मा बंध का निर्माण होगा। सिग्मा बंध का निर्माण होगा। तो इससे क्या फॉर्मूला हुआ? मेथिन में क्या होगा? एक तो पाई बंध है, और कितने सिग्मा बंध है? 1 2 2 2 4, और एक पाई बंध में 5 सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। कितने बंध है इसमें? 5 सिग्मा बंध और एक पाई बंध है। और क्या हो रहा है इसमें? sp2 संकरण हो रहा है, sp2 संकरण हो रहा है, ठीक है। चलो देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। नेक्स्ट बात करते हैं sp संकरण। sp संकरण वही sp3 sp2 जैसा ही है, बस उसमें पाई बंधों की संख्या बढ़ जाएगी। s का एक कक्षक तथा p का एक कक्षक आपस में मिलकर दो नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें sp संकरण कहते हैं। तो पहले sp2 संकरण में कितना था? s के एक कक्षक तथा p के दो कक्षक थे। यहाँ पे क्या होगा? s का एक कक्षक और p के एक कक्षक आपस में मिलकर दो नए समान ऊर्जा व समान आकार वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन्हें sp संकरण कहते हैं। sp संकरण का एग्जाम्पल एथाइन या एसिटिलीन, एथाइन या एसिटिलीन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कितने सिग्मा बंध हो रहे हैं? एक हाइड्रोजन से, इसको मैं डायग्राम बना देता हूं, CH, तो एक सिग्मा बंध, और इसमें कितने? दो पाई बंध बन रहे हैं, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन।
तो तो देखो यहाँ हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इससे कार्बन का एक मिथिल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक मिथिल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बन रहा है, ये सिग्मा बंध बना हुआ है। ठीक है, 2 पाई बंध पी एक्स पी वाई कक्षक आपस में अतिव्यापित होकर क्या बना रहे हैं, 2 पाई बंध का निर्माण कर रही है। एक पहला पाई बंध ये रहा, दूसरा पाई बंध ये रहा। तो इससे क्या बना, sp संकरण हुआ, कार्बन का एक p इलेक्ट्रॉन पी कक्षक का अतिव्यापन और कार्बन के s और p कक्षकों का अतिव्यापन करके इससे बने हुए संकरण को sp संकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल अपने लिखा एथाइन, इसका फॉर्मूला देख लीजिए और इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई के बारे में। अगर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्लास 3 में बात करेंगे। इसके लिए अपन क्लास 3 में बात करेंगे। वैसे बंध लंबाई होती क्या है मैं बता देता हूँ कि 2 नाभिकों के बीच में, 2 बंधित नाभिकों के बीच में उपस्थित, जैसे अपन ने बात की कार्बन और हाइड्रोजन एक बंध है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बनों के नाभिकों के बीच में बंधे बंध को, जैसे कार्बन का ये न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस जब आपस में अतिव्यापित होंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, जिससे बना हुआ बंध, जिसकी वजह से ये नाभिकों के बीच में बंध बना, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, लैम्डा ए बी या लैम्डा सी एच। ठीक है, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।